हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस क्लास 5 साइंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर। और आज जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाला जो वीडियो होगा वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विद बी। ए को बी के साथ मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट है अनियन। अनियन जो है वो एक स्टेम का एग्जाम्पल है जो हमने न्यू प्लांट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था। ये रहा स्टेम कटिंग, और स्टेम कटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेम कटिंग ऑफ हिबिस्कस और रोज एंड अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, जिंजर एंड अनियन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो अनियन जो है वो एक स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है। तो हम अनियन को स्टेम से मैच कर देंगे, स्टेम के आगे फर्स्ट नंबर डाल देंगे। फिर सेकंड आता है बीट रूट। बीट रूट जो है वो रूट का एग्जाम्पल है, और हम रूट के आगे सेकंड नंबर डाल देंगे या बीट रूट को रूट से मैच कर देंगे। और ये जो है उसी के अंदर न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट ऑफ कैरिड रेडिश टर्नी बीट रूट। बीट रूट जो है वो एक रूट का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड चीज़ है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम भी उसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्रायोफाइलम प्लांट जो है वो ब्रायोफाइलम लीव से नया ब्रायोफाइलम प्लांट बनता है। तो वो ब्रायोफाइलम जो है वो एक लीव उसमें जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, वेजिटेटिव यूनिट होती है, जिससे एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट बनाया जा सकता है। तो ब्रायोफाइलम को हम लीव से मैच कर देंगे। टोमेटो जो है वो सीड से मैच होगा, तो सीड के आगे फ़ोन नंबर दे देंगे। और टोमेटो जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, और टोमेटो एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्रूट भी देता है। तो जो उसके फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड होंगे, और सीड से ये एक नया टोमेटो प्लांट उगता है। फिर मशरूम की बात करें तो मशरूम मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि मशरूम जो है, मशरूम का एग्जाम्पल जो है उसमें जो ये जो है वापस रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव पार्ट से, उसका एग्जाम्पल है स्पोर्स। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया था इसके अंदर कि स्पोर्स से कैसे रिप्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पोर्स फ्रॉम ए प्लांट डू नॉट हैव सीड बट हैव स्पोर्स विच ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, फंजाई एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स में मशरूम लिखा हुआ है, तो हम स्पोर्स को मशरूम से मैच कर देंगे। सेकेंड चीज़ आती है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नीचे ये लाइंस लिखी हुई है, और इसको हम इसमें क्या ट्रू है, क्या गलत है, क्या फॉल्स है, और जो गलत है उसको सही, उसमें सही क्या होगा, यानी कि फॉल्स को वापस सही कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट आता है कि ए सीड विथ 2 लीव्स इज कॉल्ड मोनोकोट लीफ। एक सीड है जिसकी 2 सीड लीव्स हैं। सीड लीव हमने आगे डिस्कस किया था कि सीड लीव एम्ब्रियो को कहते हैं। तो एक सीड है जिसकी 2 सीड लीव है, इसको मोनोकोट लीव कहते हैं। तो ये गलत बात है कि 2 सीड लीव्स जो है, सीड लीव से मोनोकोट लीव का कोई बात नहीं बनती। सीड लीव मोनोकोट लीव अलग अलग चीज़ होती है। और एक सीड होते हैं जिसके 2 कोटिलेडन होते हैं, तो उसे हम डाइकोट कहते हैं, और सिंगल कोटिलेडन वाले को मोनोकोट सीड कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड है प्लांट हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन। प्लांट है वो सॉइल इरोजन रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। तो एकदम बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पे कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो सॉइल को आपस में जकड़े रखती है, और सॉइल इसकी मदद से वो सॉइल है वो आपस में बिखरती नहीं है, और सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। उसके बाद न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ पोटैटो। तो नया प्लांट है वो पोटैटो के लीव से ग्रो होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नया प्लांट है वो पोटैटो के लीव से नहीं ग्रो होता है। पोटैटो जो है वो स्टेम का एग्जाम्पल है। आप स्टेम के अंदर देख सकते हैं, स्टेम कटिंग के अंदर पोटैटो साफ साफ लिखा हुआ है, पोटैटो, जिंजर और अनियन लिखा हुआ है। और पोटैटो जो है वो स्टेम का एग्जाम्पल है, उसकी लीव से वापस पोटैटो नहीं ग्रो होता। उसके बाद द सीड ऑफ पी प्लांट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। तो पी प्लांट के सीड है वो एक्सप्लोजन की वजह से डिस्पर्स होते हैं, एक्सप्लोजन की वजह से, फटने की वजह से बिखरते हैं। तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। जो पी प्लांट होता है जब वो सूख जाता है, उसकी जो सीड है, तो जब उसका सूख जाता है तो उसकी जो कोट होती है वो
हट जाती है और इसकी वजह से पी प्लांट है वो बिखर जाता है। उसके बाद वीट एंड बीन्स आर खरीफ क्रॉप, तो वीट और बीन्स है वो खरीफ क्रॉप है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वीट और बीन्स है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, ये रबी क्रॉप है, जो कि हमने रबी और खरीफ के अंदर उसके एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था। देख लीजिए आप कि वीट और बीन्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वी एग्जाम्पल में, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वीट, बीन, ग्राम एंड पी एक्सेट्रा आर रबी क्रॉप, तो ये खरीफ क्रॉप नहीं है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप है, तो हम इसे फॉल्स कहेंगे। उसके बाद आता है बुद्धि राजा इज ए फार्मर विच पार्ट ऑफ प्लांट वुड ही यूज टू ग्रो, कि बुद्धि राजा है एक फार्मर है, किसान है, और उसको क्या करना है, एक प्लांट ग्रो करने हैं, तो वो इन प्लांट्स के को ग्रो करने के लिए उसका क्या पार्ट है वो इस्तेमाल करेगा ताकि वो इन प्लांट को आराम से ग्रो कर पाए। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है राइस प्लांट। अगर उसको राइस प्लांट ग्रो करना है तो राइस के तो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो राइस प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसको हम बुद्धि राजा फार्मर है वो आराम से ग्रो कर सकता है उसको लेके। फिर रोज़ प्लांट मैंने आपको बताया था स्टेम कटिंग के अंदर कि रोज़ प्लांट का एग्जांपल दिया है कि रोज़ है वो स्टेम कटिंग की मदद से ग्रो होता है, तो रोज़ है वो स्टेम इसका सही एग्जांपल है। उसके बाद स्वीट पोटैटो प्लांट है वो हमने रूट के अंदर पढ़ा था कि जब रूट की मदद से ऐसे कौन से प्लांट है जिसकी रूट की मदद से फिर से नया प्लांट उगाया जा सकता है, तो स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल था, तो उसका रूट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फर्न प्लांट जो है हमने स्पोर्स के अंदर पढ़ा था, फन प्लांट और मशरूम, फन प्लांट फंजाई मशरूम वहाँ पे लिखा हुआ था, तो फर्न प्लांट है जो स्पोर्स का एग्जाम्पल है, और फन प्लांट के स्पोर्स की मदद से फिर से नया प्लांट उगाया जा सकता है। पी प्लांट, मटर का जो प्लांट है, मटर के अंदर सीड होते हैं और मटर का जो प्लांट है वो उसकी सीड की मदद से उगाया जाता है, तो सीड की मदद से मटर का प्लांट उगाया जाता है। उसके बाद है जिंजर प्लांट जो है वो एक स्टेम का एग्जाम्पल है। मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि जिंजर, अनियन और जो रोज़ है वो स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल है, तो जिंजर प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है वो फिर से नया प्लांट उग सकता है इसकी मदद से। ब्रायोफाइलम, यहाँ हमने ब्रायोफाइलम अभी जस्ट बताया था, मैच द फॉलोइंग के केस में मैंने बताया था कि ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं, ब्रायोफाइलम की जो लीव होती है उसकी मदद से फिर से नया ब्रायोफाइलम बनता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रायोफाइलम प्लांट लीव्स, तो ब्रायोफाइलम जो प्लांट है वो लीव्स की मदद से फिर से नया ग्रो होता है, तो बुद्धि राजा जो है वो अगर ब्रायोफाइलम की लीव्स अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो फिर से नया ब्रायोफाइलम प्लांट उग जाएगा। अनियन जो है वो स्टेम का एग्जाम्पल है, तो आप इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके एग्जाम्पल्स देने हैं, कितने, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जाता है सीड डिस्पर्स बाय वाटर, तो ऐसे कौन से सीड है जो कि वाटर के द्वारा डिस्पर्स बिखरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिस्पर्सल एजेंट अगर वाटर है तो जो सीड एक जगह से दूसरी जगह, वो लोटस और कोकोनट जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर की मदद से आराम से जाते हैं, तो वाटर इसका करेक्ट आंसर है। तो सीड डिस्पर्स बाय वाटर, तो लोटस और कोकोनट इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप जो है रबी और खरीफ के एग्जाम्पल के अंदर से आप 2 अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वीट और पी जो मटर है वो लिखा है। फिर पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल में डीडीटी और बोरिक एसिड है। पेस्टिसाइड्स मैंने आपको बताया था कि कीटनाशक कहलाते हैं। पेस्टिसाइड जो है वो फसल जब उगते हैं, फसल जब उगाते हैं तो उसके ऊपर जो छिड़का जाता है, जो जानवर होते हैं उसको ख़राब ना करे, जो छोटे छोटे से कीट होते हैं वो उसको खाए ना, इसलिए उस पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, तो उसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे डीडीटी और बोरिक एसिड है। उसके बाद सीड डिस्पर्स बाय एनिमल, तो
कौन से सीड है जो एनिमल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? तो पैरोट जो है एक चिली का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, पैरोट और चिली का एग्जाम्पल दिया, तो चिली भी लिख सकते हैं आप, और गवावा और मैंगो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गवावा और मैंगो भी सीड डिस्पर्स बाय एनिमल का एग्जाम्पल है। प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम कटिंग से जो प्लांट ग्रो होते हैं उसके दो एग्जाम्पल बताइए। तो रोज़, पोटैटो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, रोज़, पोटैटो, जिंजर, अनियन, तो यहाँ पे मैंने रोज़ और पोटैटो लिखा है। उसके बाद खरीफ क्रॉप के दो एग्जाम्पल, राइस और मेज जो है वो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। फिर मोनोकोट सीड, यानी कि जो वो सीड जिनके जो कोटिलेडन होते हैं वो सिंगल कोटिलेडन होते हैं तो उन्हें मोनोकोट सीड कहते हैं। सिंगल फूड स्टोरिंग यूनिट होता है जिसमें फूड स्टोर रहता है बेबी प्लांट लीव या फिर एम्ब्रियो के लिए, तो हम उसे मोनोकोट सीड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वीट और मेज, इसका एग्जाम्पल है। सीड विथ हेयर्स, ऐसे सीड जिसके पास जो हेयर्स जिसके पास हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे है डैंडलियन और मदार। प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंडी सॉइल, ऐसे कौन से प्लांट है जो सैंडी सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं? तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है ग्राउंड नट और टोमेटो। फिर सीड विथआउट विंग्स, ऐसे कोई सीड बताइए जिसके विंग्स नहीं होते, तो कॉटन और हिप्टेज इसका कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक वर्ड में आंसर देना है इन सब चीज़ों का। तो बेबी प्लांट को हम और क्या कहते हैं? बेबी प्लांट को सीड लीव और एम्ब्रियो भी कहते हैं, तो बेबी प्लांट को एम्ब्रियो इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू ए सीडलिंग, तो प्रोसेस एक सीड से सीडलिंग का ग्रो होने का प्रोसेस जो है वो जर्मिनेशन कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीड जर्मिनेशन के अंदर। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक बेबी प्लांट बने, किसकी मदद से? सीड की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू ए सीडलिंग, जो एक प्रोसेस है जिससे सीड जो है वो सीडलिंग या बेबी प्लांट में ग्रो हो, तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है सीड की, उसे हम क्या कहते हैं? तो आउट सीड कोट होती है, उसको आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ये प्रोटेक्शन के अंदर काम करता है, और ये एक कवरिंग होती है सीड के बाहर की तरफ जो उसको डैमेज होने से बचाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सेम प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, अगर सेम प्लांट एक लैंड के लार्ज स्केल के ऊपर, हम लैंड के एक लार्ज पीस के ऊपर लार्ज स्केल में ज़्यादा मात्रा में अगर ग्रो करेंगे सेम प्लांट को, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये एग्रीकल्चर का किसके लिए करेंगे? ये एग्रीकल्चर मैनकाइंड के हेल्प के लिए, फीड के लिए, उसके भोजन के लिए भी हो सकता है और दूसरी ज़रूरतों के लिए भी हो सकता है। स्टोर फूड इन सीड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, स्टोर फूड इन सीड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, यहाँ पे जो है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए जो है वो सीड स्टोर रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कोटिलेडन कहते हैं या फिर सीड स्टोरिंग यूनिट कहते हैं। फिर स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम पेरेंटल प्लांट, पेरेंट जो प्लांट है जिससे नया प्लांट बनने वाला है, उससे जो सीड बने हैं, पेरेंट प्लांट के जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाए या चले जाए, डिस्पर्स, तो हम उसे डिस्पर्जल कहते हैं उस प्रोसेस को। फिर क्रॉप विच डिपेंड लार्जली ऑन मानसून रेन, ऐसी क्रॉप जो कि मानसून रेन जो है, बारिश के मौसम की जो बारिश के मौसम पे लार्जली डिपेंड करे, तो हम उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। उसके एग्जाम्पल में हमने खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे पढ़ा था राइस, मेज, ज्वार और बाजरा एक्सेट्रा इसका कॉमन एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे चलते हैं। 7th, मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन हिली एरियाज पे जो क्रॉप ग्रोइंग की जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम लैडर फार्मिंग कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए इस तरीके से होती है लैडर फार्मिंग। हिली एरियाज के ऊपर जो क्रॉप ग्रो होता है वो इस तरीके से होता है और इसे हम लैडर फार्मिंग कहते हैं। तो 7th का जो है वो लैडर फार्मिंग इसका सही एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं 6th सवाल की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन सीड, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है वो सीड कंटेन करता है? तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है।
यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर थर्ड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज दे कंटेन सीड। तो सीड कंटेन करने वाला प्लांट क्या है? फ्रूट। तो फ्रूट इसका करेक्ट एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद नेम द 2 टाइप ऑफ सीड, 2 तरीके के सीड बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से कि 2 तरीके के सीड होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। डाइकोट जो है वो 2 कोटिलेडन हैविंग 2 कोटिलेडन एंड मोनोकोट हैविंग सिंगल कोटिलेडन, इसको मोनोकोट सीड। और यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट पेज के ऊपर, इसका आंसर लिखा हुआ है सबसे लास्ट के अंदर नीचे की तरफ लिखा हुआ है सीड हैविंग 1 कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट सीड, इसका एग्जांपल ये है। और सीड हैविंग 2 कोटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट सीड, और इसके एग्जांपल ग्राम, पी, सोयाबीन एक्सेट्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन विच डायरेक्शन डू द रूट एंड शूट ग्रो। तो रूट और शूट है वो कौन से डायरेक्शन में ग्रो होती है? तो रूट में आपको बता देता हूँ कि रूट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ग्रो करती है, सॉइल के अंदर ग्रो करती है, टूवर्ड ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। और जो शूट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है या फिर सनलाइट की तरफ ग्रो करती है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ा था सीड जर्मिनेशन के नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको सेकेंड पेज के ऊपर सीड जर्मिनेशन के नीचे लिखा हुआ है सीड ग्रो डाउनवर्ड इन सॉइल टूवर्ड ग्रेविटी एंड शूड ग्रो अपवर्ड अबव द सॉइल टूवर्ड सनलाइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो एक सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, क्या क्या कंडीशन जरूरी है जिससे वो आराम से जो है वो जर्मिनेट हो जाए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है? यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है। गुड क्वालिटी ऑफ सीड, सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मॉइस्चर होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए और एयर होनी चाहिए। तो ये चारों इसके आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड इम्पॉर्टेंट। सीड का डिस्पर्सल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस सीड का डिस्पर्सल क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो डिस्पर्सल मैंने आपको बताया था, सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसका बिखरना हुआ जो डिस्पर्सल कहलाता है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, फिर से आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक प्लांट है और इसके जो सीड है, फ्रूट जब इसका ग्रो हुआ तो इसके जो सीड है वो इसी प्लांट के यहाँ पे गिर गए। तो सारे के सारे सीड यहाँ पे गिर गए। तो जब ये जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है वो जगह की कमी पड़ जाएगी, लैक ऑफ स्पेस होगा, जगह इसमें कम पड़ जाएगी। साथ साथ में जो इसको सनलाइट मिल रही है वो पूरी मात्रा में नहीं मिलेगी, इसलिए उसको जगह की कमी ना हो और आराम से जर्मिनेट कर पाए, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका डिस्पर्जल होना बहुत ही ज़रूरी है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डिस्पर्जल। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्पर्जल ऑफ सीड के अंदर कि सीड विल नॉट सर्वाइव। सेकेंड लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्जल ऑफ सीड के अंदर कि सीड विल नॉट सर्वाइव और जर्मिनेट प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, जगह की कमी होने के कारण, टू ग्रो फूड वाटर एंड सनलाइट, फूड वाटर और सनलाइट की कमी के कारण वो जो है वो प्रॉपरली जर्मिनेट, अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डी सीड का डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सीड से लेकर सनलाइट तक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the 2 important factors required for dispersal of seed by explosion? तो सीड बाय एक्सप्लोजन जो डिस्पर्स होता है वो फटने के कारण होता है, और 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या होने चाहिए? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, एक्सप्लोजन के अंदर आपको मिल जाएगा इसका सीड का। सम फ्रूट ब्रस्ट ओपन एंड एक्सप्लोड विथ ए फोर्स व्हेन ड्राई एंड स्कैटर
proceed to far away place। ठीक है, तो एक्सप्लोड होने के लिए उसमें जो है वो एक फोर्स से एक्सप्लोड होते हैं वो, और ये ड्राई अवे प्लेसेस पे ड्राई अवे, तो उसके दो फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे कि एक्सप्लोजन के कारण जो उसमें ग्रेट फोर्स होना चाहिए, आराम से डिस्पर्स हो सके एक जगह से दूसरी जगह और आराम से पहुंच सके। व्हाट आर द आई स्पॉट प्रेजेंट इन पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो आई स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं? तो पोटैटो के अंदर जो आई स्पॉट होते हैं वो इसका वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका वेजिटेटिव पार्ट है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार मोनोकोट डाइकोट खरीफ रबी के बारे में पूछा जाता है। तो खरीफ और रबी की आपको डेफिनेशन देनी है यहाँ पे, और आपको जो है उसका एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो ऐसी क्रॉप ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ऐसी क्रॉप जो कि जून से अक्टूबर में ग्रो हो तो उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है राइस, मेज, वीट और बाजरा एक्सेट्रा। और ऐसी क्रॉप जो कि नवंबर से अप्रैल में ग्रो हो तो उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वीट, बीन्स, ग्राम, पी एक्सेट्रा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर का जो मैंने सॉल्व किया है उसको, इसका जो लिंक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो है पूरा PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।